सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2026 से 2024 तक कर रहे हैं। कुछ थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा जाना था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ को देखेंगे। तो जो ओम्स लॉ है वो एक आइडियल कंडीशन है जहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है बाकी फिजिकल कंडीशंस को, तब वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई आर होता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे। 2026 में क्वेश्चन भी पूछा गया इससे रिलेटेड, पर पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। कई बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू आई आर या आर आई, ठीक है, या v इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो लेफ़्ट में होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा स्लोप हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स में, तो स्लोप r हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जो वोल्टेज है उसको करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल टू वी बाई आर, और v बाई आर को 1 बाई आर इंटू वी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे, उसके हिसाब से करंट चेंज होगा, ठीक है। और जो हमारा स्लोप होगा वो 1 बाय रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर दो तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, या क्वेश्चन में दो तरह से ग्राफ आ सकता है। पहला हमारे पास है कि एक्स एक्सिस पे आई रहे और वाई एक्सिस पे वोल्टेज रहे। जनरली ये ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। स्लोप हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, और आर क्या होता है, v बाय आई होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार हमारा जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे करंट को शो करता है। तो बस यहाँ पर हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो 1 बाई आर हो जाएगा। 1 बाई आर हमारा जी होता है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी, वैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, आई बाई वी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। बाकी ये स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए रेजिस्टर है सर्किट में, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, तो यहाँ पर करंट है, इसके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा बहेगा, कम होगा तो कम बहेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यहाँ पर हमारा R मान लेते कांस्टेंट है एक ही के लिए। ज़्यादा करंट है ज़्यादा वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है ज़्यादा करंट है। लेकिन होता क्या है कि कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। और जैसे सिंपल रेजिस्टर या बल्ब के लिए भी कभी कभी ये मतलब ज़्यादातर ये डिविएट ही करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी हम लोग वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ पर ये फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाता है आइडियल कंडीशन में। लेकिन जब बल्ब जलता है, ठीक है, नॉर्मल बल्ब जब जलता है तो वहाँ पर ये ग्राफ सीधा नहीं आता है, जाके थोड़ा डिविएट कर जाता है वो, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे उसको थोड़ा सा। लिमिटेशंस, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में करंट और वोल्टेज का रिलेशन इस बात पर निर्भर करता है कि वोल्टेज किस डायरेक्शन में लगाया गया है, ठीक है, किस डायरेक्शन में हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज है तो उस पॉइंट पर हमारी रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट से कम वोल्टेज है। निगेटिव वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज होता क्या है, तो वोल्टेज किसी एक पॉइंट का नहीं होता है, हमेशा दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है। पर जब हम बोलते हैं इसका वोल्टेज इतना है, इसका वोल्टेज इतना है इस पॉइंट का, तो हम ये मानते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से। जैसे अगर हम बोले कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट पे है, तो निगेटिव टर्मिनल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मतलब वो अभी 0 पे माने हम लोग, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 2 पॉइंट का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, तो किसी को हम लोग रिफ़र करके बोल रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में 10 है या 12 है, ठीक है। और डेफिनेशन में भी जब हम लोग किसी पॉइंट का वोल्टेज बोलते हैं तो इन्फिनिटी पे हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो 6 - 0 6 आता है। तो इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज लाते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है। तो वोल्टेज एट अ पॉइंट की जगह हमेशा वोल्टेज डिफरेंस होता है, पर हम लोग बोलते समय कहने की भाषा में कहते हैं इस पॉइंट का इतना वोल्टेज है, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से भी कम वोल्टेज है, किसी को 0 माना उससे भी कम वोल्टेज है हमारे पास। अगर वोल्टेज की डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग बदल देंगे तो करंट सिर्फ अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा पर उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी या लगभग 0 हो जाएगी। ये डायोड में होता है।
हमें डायोड पढ़ना है सेमीकंडक्टर में, लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का, चैप्टर 13 है शायद वो, है ना, 13 या 14 है, हाँ चैप्टर 14 में है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो उसमें हम लोग को डायोड को अच्छे से पढ़ना है। उसका जो ग्राफ होता है, अब एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्शन बदल देते हैं वोल्टेज की, तो जो करंट होता है वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं बदलता है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल फॉलो नहीं करता है, वो अपनी वैल्यू या हम मान सकते हैं ज़ीरो ही हो जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब डायरेक्शन अगर बदल देते हैं तो करंट की वैल्यू ही बदल जाती है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है हमें पता है, पर डायरेक्शन बदलने पर वोल्टेज की, करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है और वैल्यू भी बदल जाती है, ठीक है। इन्हें हम लोग नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। नाम से क्लियर है, नॉन ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और ओहमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नॉन ओहमिक और ओहमिक डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को बहने देता है, ठीक है। डायोड क्या करता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को बहने देता है, जैसे ही डायरेक्शन हम लोग बदलते हैं तुरंत वो करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। जब इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है तो करंट तेज़ी से बहता है, लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन होती है तो करंट लगभग ज़ीरो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये हम लोग तभी देखेंगे। आगे एक ट्रांजिस्टर आता है, उसमें भी ये फॉलो नहीं होता है। एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी डायोड है। तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद ही ये काम करता है, ठीक है। तो अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अभी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। एक निश्चित वोल्टेज जब वो पार कर जाएगा, थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं हम लोग, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज या वो एक लिमिट को पार कर जाएगा तभी करंट बहेगा, ठीक है। फिर फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें भी स्टार्टिंग में तो ये ओम्स लॉ जैसा फॉलो करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ओम्स लॉ आइडियल कंडीशन होता है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट घट जाता है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, घट जाता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वोल्टेज। तो हम लोग जब वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करंट घट जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट घट जाता है। तो यहाँ पर वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, एक नॉर्मल बल्ब भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होते हैं। फिर एक और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एक गैलियम आर्सेनिक ऐसे करके एक जो डिवाइस है, ठीक है, उसके बारे में डायरेक्ट पूछा गया है 2026 में, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। आप अगर वो पेज पढ़िएगा एनसीईआरटी में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में, तो लास्ट के पॉइंट्स में GAAS ऐसे करके एक आया है, तो उसके बारे में बताया गया जो 2026 में पूछा गया। मैंने वहाँ पर वो लिखा नहीं है, पर हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे समय के साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में और आगे के कुछ चैप्टर्स में हम लोग ओमिक डिवाइस पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी कुछ चैप्टर्स में हम लोग ओमिक डिवाइस और ओम्स लॉ को जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करके पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स R = ρ और L/A, इसको हमने देखा था। रेजिस्टिविटीज़ के आधार पर मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बांट सकते हैं। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब करंट फ्लो कम करेगा, है ना। रेजिस्टिविटी ज़्यादा, करंट ज़्यादा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। तो मेटल्स में अच्छे से करंट फ्लो करता है, कंडक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स की होती है और सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स की होती है। ज़्यादा रेजिस्टिविटी, ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट, तो इंसुलेटर्स में करंट लगभग नहीं बहता है। मेटल्स में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादा कोलिजन होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है, क्यों? क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के पास एज़ कम्पेयर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं तो वो ज़्यादा होल्स आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होल्स के विषय में भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा बहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी घट जाती है, ठीक है, तो उनमें करंट थोड़ा फ्लो होता है। लेकिन मेटल्स में वैसे ही करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन के कारण जो रेजिस्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सब थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कुछ इम्प्योरिटीज़ डालकर डिक्रीज़ की जा सकती है। इस फीचर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ डालते हैं,
ठीक है, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में। आगे हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब मेटल्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ। तो टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदलती है, बिल्कुल बदलती है। मेटल्स में इंक्रीज़ हो जाती है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आयंस इन मेटल्स इंक्रीज़ बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास जो करंट होता है वो घट जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे फॉलो करें तो यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और आयंस बढ़ गए, उसके बाद रास्ते से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत कोलाइड करते हैं तो टॉ बहुत कम होता है, हमने देखा था। तो वहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही वो इंक्रीज़ होना चाहती है तुरंत कोलिजन होता है, तुरंत ज़ीरो होती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ा बढ़ना चाहती है, फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो तेज़ होना चाहती है पर तुरंत कोलिजन होता है, तुरंत वो ज़ीरो होकर फिर ऐसे बढ़ती है। तो वो बहुत ही कम स्पीड से एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करके वो आगे बढ़ती है। अब जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो और ज़्यादा कोलिजन होगा रास्ते से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके कारण हमारा करंट घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर के लिए लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं घटना बढ़ना चाहिए। अगर कुछ टेम्परेचर का रेंज होगा तो उसमें ये फार्मूला लग जाता है कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू रो नॉट, मतलब रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T नॉट। कई बार इसको 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो सेम ही है, बस एक रेफरेंस को 1 ले लीजिए या नॉट ले लीजिए। तो रो T इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अ टेम्परेचर मेटल एट टेम्परेचर T और रो नॉट इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एट रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा नहीं ज़ीरो टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर है। ठीक है, 2 टेम्परेचर दिया रहेगा, तो जो कम होगा उसको जनरली हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे। अल्फ़ा हमारे पास होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। सेम यूनिट रखना, ये ध्यान रखिए कि अगर आप टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो फिर आपको अल्फ़ा का जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस लेना है, और अगर केल्विन है तो पर केल्विन। जनरली पर डिग्री सेल्सियस में होता है, बाकी हम लोग देखेंगे अभी। अब R इज़ इक्वल टू रो L बाई A होता है। T फाइनल टेम्परेचर हो गया, T नॉट इनिशियल टेम्परेचर। मेटल्स के लिए अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर हम लेंथ और एरिया के बदलाव थर्मल एक्सपेंशन को बहुत ही छोटा मानकर इग्नोर कर दें। अगर हम मान लें कि जो लेंथ और एरिया है, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ और एरिया में एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, हीट के कारण थोड़ा एक्सपेंशन होता है, लेकिन उसको अभी हम लोग कांस्टेंट मान लें तो इससे हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो ये जो हमारे पास फार्मूला में जहाँ जहाँ रो था वहाँ वहाँ हम लोग R पुट करके R के रिलेशन में फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर अगर लेंथ और एरिया के बदलाव जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको बहुत छोटा मारकर इग्नोर कर दें तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो जो हमारा फार्मूला रो के लिए है वो R रेजिस्टेंस के लिए भी हो जाएगा। तो आर टी इज़ इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, जहाँ पर हमारा वही है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट। अल्फ़ा हमारे पास वही हो गया, कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और फार्मूला 1 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फार्मूला में आप यहाँ 1, ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, रेफरेंस टेम्परेचर को 1। तो फार्मूला में हम लोग 1 2 भी यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट। ये रो और आर दोनों के लिए सेम यूज़ होगी। ठीक है, चाहे आप ये फार्मूला लगाएं रो का, चाहे आप आर का फार्मूला लगाइए, अल्फ़ा सेम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं, ये हमने देखा था, लेकिन साथ ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं या सरकते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एकदम लाइन में चलने लगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो चलेंगे अभी ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में, पर ये सब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगेंगे इसी रैंडम डायरेक्शन से। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बीज हैं, मक्खियों का बहुत झुंड है। ठीक है, तो अगर हम लोग उस झुंड में देखें तो क्या मक्खियाँ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही, नहीं, वो लोग बहुत तेज़ी से इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन वो साथ में
आगे भी बढ़ रही हैं हवा में, तो वो साथ में हवा में ऐसे आगे भी बढ़ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो यहाँ जाएंगी, पर उनका डायरेक्शन क्या होगा, वही रैंडम होगा, ठीक है। फिर थोड़ा देर में देखेंगे तो यहाँ आ जाएंगी, हवा में आगे बढ़ रही हैं, पर डायरेक्शन रैंडम होगा। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो ड्रिफ्ट आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए। 2026 2 मार्क्स क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज़ इतना। तो सबसे पहले आप ऐसा देखिए कि जब आप बोर्ड में जाइएगा तो आप सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे। फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा जिस दिन, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर्स ध्यान रहने चाहिए और उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या फार्मूला है। अगर आप देखिएगा तो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, अल्फ़ा दिया है, मतलब हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो या तो R इज़ इक्वल टू R0 है ना, और 1 प्लस अल्फ़ा ये वाला हो सकता है, या रो T इज़ इक्वल टू रो नोट वाला। तो वहाँ पर हम लोग पहले इसको देखेंगे, तो हमारे पास फार्मूला ये यूज़ होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस, मतलब कौन सा होगा, तो R1 R2 से करते हैं। तो R2 इज़ इक्वल टू R1, ठीक है, R1 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ओके, आपने ये फार्मूला लिख दिया। अब उसके बाद आपको देखना है क्या क्या वैल्यू दी हैं, क्या क्या नहीं दी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अल्फ़ा की तो वैल्यू दी है, तो चलिए अल्फ़ा को टिक कर देते हैं। आगे, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम्स इतना मोर देन रेजिस्टेंस एट दिस। तो एक रेजिस्टेंस हमें पता है, मतलब एक रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारा T1 भी हमें पता है। T2 पता है, तो कैलकुलेट ही करने बोला, मतलब T2 हमें फाइंड करना है, तो ऐसे कर देते हैं, T2 फाइंड करना है। अब ये एक इक्वेशन है, तो अब हमें R2 और R1 पता होना चाहिए, तभी हम लोग T2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या R2 R1 की वैल्यू पता है? देखिए R2 R1 की वैल्यू तो नहीं पता है, पर उनके बीच में रिलेशन है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो R2 R1 यहाँ पर इनटू में है, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा उससे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, बोला गया है कि जो टेम्परेचर है एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम 20% मोर, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर से जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे T2, तो बिल्कुल ज़्यादा होना ही चाहिए। तो ये बोल रहे 20% ज़्यादा हो जाएगा। तो परसेंट हमेशा किसी का होता है, किसका 20%? इनिशियल का। तो मान लेते हैं इनिशियल हमारे पास R1 है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, कितना? 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा, है ना। 20% बढ़ना, या आप ऐसे भी इसको धीरे धीरे समझ सकते हैं। ये 20% ज़्यादा है R1 से, तो R1 तो है पर उसका 20% ज़्यादा भी, तो 20% इंटू R1। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 120% आ जाएगा डायरेक्ट। 20% बढ़ा तो 120%, 10% घटा तो 90%, है ना, ऐसे करके। तो 120% ऑफ R1 मतलब 120/100 R1। इसको आप जब कैंसिल करिएगा तो 26 और 25, तो 6/5 R1 आ जाएगा। मतलब आपको R2 और R1 के बीच में रिलेशन भी पता चल गया, तो अब आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, तो हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R1 है, और जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। R2 कितना दिया है हमारा? 20%, यहाँ थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, 120 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 20% इंक्रीज़ हुआ, तो 120/100 R1। अब यहाँ पर मैंने 6/5 नहीं किया, वैसे 6/5 आपका 1.2 ही होता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर जनरली फ्रैक्शन में ज़्यादा आसान होता है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, डेसिमल में। तो यहाँ पर जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 1/2 R1 हो गया। अब जो इनिशियल टेम्परेचर हमने माना है 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा हमें पता है, कैलकुलेट क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर। तो ये आपको लिखना है, ये आपको समझ में भी आएगा, फिर आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, क्या करें नहीं करें। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ छांट लीजिए, ठीक है, और कम से कम इतना आप बोर्ड में लिख के आइएगा कुछ कुछ। अब हमें फाइनल टेम्परेचर T2, तो सिर्फ T2 ने फाइनल टेम्परेचर, ये भी बताना है T2 क्या है एट R2।
तो बस अब फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो R2 की जगह हमने रख दिया 1/2 R1। अब देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला गलत लिख दिया था, यहाँ इंटू लिख दिया था। इंटू के कारण यहाँ मेरा कुछ गलती होने लगा। तो जब गलती हुआ तो मुझे लगा कुछ तो मैंने गलती की, फिर फार्मूला चेक किया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना, मान लीजिए आप बहुत आधा एक पेज कर देते फिर ध्यान आता तो मुश्किल होती, तो ध्यान से हमें करना है जितना हो सके, और एक कट करेंगे काफ़ी है। तो यहाँ पर प्लस था, इंटू नहीं, तो बी केयरफुल, ध्यान रखना है। बस यहाँ पर प्लस किया, सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। देखिए यहाँ पर R1 कैंसिल हो गया क्योंकि इंटू में है, ये अलग एक्सप्रेशन है, बीच में इंटू है R1, या ऐसे सोचिए डिवाइड जाएगा तो R1 कैंसिल। और बस फिर हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के बाद आपका जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो 1027 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें यूनिट सही रखना है। जो टेम्परेचर का यूनिट है वही आपकी अल्फ़ा की भी यूनिट होगी। तो हमारे पास, अगर आपको ध्यान है, तो अल्फ़ा हमारे पास पर डिग्री सेल्सियस था, और टेम्परेचर भी इसलिए हमने सेल्सियस में किया, केल्विन में चेंज नहीं किया, ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो वैसे तो जनरली सबको ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं, पर हम लोग कुछ कुछ में छूट भी सकते हैं, तो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 10। अब देखिए इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट हमारा रिलेटेड है डेरिवेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हमने देखने की कोशिश की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और भी चीज़ें, ओम्स लॉ की भी एक डेरिवेशन हमने देखी थी, ठीक है, करंट डेंसिटी के टर्म्स में। क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस एरिया A है। करंट I इज मेंटेन्ड इन द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद VD। VD की वैल्यू दी है तो इसे हमें डिराइव नहीं करना है। वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग मतलब टॉ, टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। E क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हो गया चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूजुअल मीनिंग है सिंबल्स के। शो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय एनी स्क्वायर बाय m टॉ। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर 1 है, ये सेकंड है। सेकंड हमारे पास क्या है, फिर से वही है ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट इस बार निकालना है, तो हम समझ जाएंगे चैप्टर 3 का वो फार्मूला इसमें लगेगा। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी दिया रहता तो रो वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला ये वाला देख रहे हैं। तो देखिएगा गिवन हमने लिख दिया LAI, तो सिर्फ LA नहीं लिखना है, हमें पूरा लिखना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, LAI, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। कंडक्टिविटी हमें शो करना है। तो यहाँ पर डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर जो डेल एक्स होगा, डिस्टेंस होगा, वो स्पीड इंटू टाइम होता है। डेल टी हम लोग टाइम मान लेते हैं। तो डेल टी में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर N ही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, चैप्टर 1। तो यहाँ पर कैपिटल N मान लिया। अब यहाँ पर कैपिटल N क्या होगा, तो हमें पता है N क्या दिखाता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना है इंटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम AL है, पर यूनिट वॉल्यूम में N है, तो NAL। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N हमारे पास हो जाएगा NAL टाइम्स E। और करंट हमें शो करना है, तो करंट होता क्या है, तो चार्ज बाय डेल टी। तो यहाँ पर चार्ज NALE बाय डेल टी। तो यहाँ पर हमारे पास I हमारे पास क्या हो जाएगा, NAEVD, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा I इज़ इक्वल टू NALE बाय डेल टी, और I हमारे पास क्या हो गया, NAE बाय VD, ठीक है। अब यहाँ पर VD कैसे आया, तो ये वेलोसिटी है, सिंपल फार्मूला यहाँ पर लगा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आप देखिएगा ये लेंथ हमारे पास डिस्टेंस है, ये लेंथ देखिए यहाँ पर कवर की है हमने, ये L ही है, ठीक है, L लेंथ मान लेते हैं। और टाइम कितनी देर में कवर की, डेल टी में हमने कवर की, तो L बाय डेल टी हमारे पास वेलोसिटी हो गया VD। अब यहाँ पर जो हमारे पास करंट आ गया वो ये आ गया। इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर जो गिवन भी, और हमें ध्यान भी रहना चाहिए, E टॉ बाई M, तो वो हमने यहाँ पर पुट किया। इसके बाद बस E स्क्वायर हो जाएगा, E इंटू E, और यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज किया, ठीक है। फिर यहाँ तक देखिए मैंने मार्क्स भी लिखे, यहाँ तक 1 मार्क्स, यहाँ तक हाफ मार्क्स और मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स और मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर A को हम इधर ले गए तो एक करंट डेंसिटी बन जाएगा J, ठीक है। और उसके बाद आपको ओम्स लॉ से ध्यान होगा, J बराबर जो हमारा होता है सिग्मा E होता है, तो यहाँ पर J की जगह सिग्मा E रख देंगे।
और फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि अभी सिग्मा ई यहाँ पर देखिए, इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो सिग्मा ई बराबर इतना हो जाएगा, ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर NE² tau बाय m आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा जो हमने अभी किया था। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इतना है और 100 डिग्री पे इतना है। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बढ़ रहा है, 1.05 से बड़ा होता है 1.38। तो इसको हमने मान लिया T1, इसको हमने मान लिया T2, T1 पे मान लिया R1, T2 पे मान लिया R2 और हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। तो बस वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ मैंने सिमिलर लिख दिया है। आप बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर इतना आ जाएगा और लास्ट में वैल्यू आपकी अल्फ़ा बराबर 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर R2 बराबर हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। तो R2 की जगह आप रख दीजिएगा 1.38, R1 की जगह 1.05, अल्फ़ा को ऐसे ही छोड़ दिएगा, T2 की जगह 100 डिग्री सेल्सियस, T1 की जगह 20 डिग्री सेल्सियस और सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एक मेथड और है कि यहाँ पर जो ये होता है T2 माइनस T1 तो डेल T होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपेयर किया गया है, कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया गया, मान लीजिए T0। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, पर ये मेथड ज़्यादा सही है ना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें एक रेफरेंस तीसरा कोई टेम्परेचर और उस पर रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, तो ये आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 170 ohm given that the temperature coefficient is this much? NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री है और 100 ओम, इसको T1 लेके T2 लें। तो देखिए आगे चल के टेम्परेचर बढ़ेगा तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, मतलब आगे वाला टेम्परेचर ज़्यादा है तो T2 ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग ले लेंगे T1 पे जो रेजिस्टेंस है वो R1, ये R2 है और हमें कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर, तो उसको हम लोग T2 हमें कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कंसंट्रेशन पे, तो कट वगैरह कम हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा हमें दिया है, हमें फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू निकालनी है। बस डायरेक्ट फार्मूला में हमें पुट करना है और लास्ट में हमारी 1027 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम है और टेम्परेचर इतना है एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए बड़ा टेम्परेचर है तो T2 और बड़े टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2, छोटा टेम्परेचर T1 उस पर रेजिस्टेंस R1। अल्फ़ा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया है, क्या हमें फाइंड करना है वो भी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास NCERT क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, पर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। एक हीटिंग एलिमेंट हमने लिया है निक्रोम वायर का, और यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे पास है वो वोल्टेज है 230 वोल्ट सप्लाई, और वो जो करंट लेता है इससे वो है 3.2 एम्पीयर इनिशियल करंट, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू। कुछ समय बाद वो क्या होता है, स्टेडी वैल्यू पे आ जाता है 2.8 एम्पीयर। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। अगर जो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर है इनिशियली वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर हमारे पास जो स्टेडी टेम्परेचर है, मतलब जो करंट स्टेडी वैल्यू पे आ गया, तो वो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा हो गया रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन किसका है, जैसे अल्फ़ा आया टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब वही फॉर्मूला है R2 = R1, लेकिन यहाँ पर तो ना R2 दिया है ना R1 दिया है, तो कैसे, देखिए वोल्टेज और करंट तो दिया है, और हम लोग अभी ओमिक डिवाइसेस की बात करें, ओम्स लॉ, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे इसमें, ठीक है।
तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल जो करंट है I1 और जो वोल्टेज तो 230 वोल्ट है, तो उससे हम लोग को R1 मिल जाएगा, और जो फाइनल करंट है मतलब स्टेडी वैल्यू वो बाद में आया है 2.8 एम्पियर, तो उससे हम लोग को R2 मिल जाएगा। अब करंट कम क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर के संग बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास है इससे हम लोग R1 कैलकुलेट करेंगे। ये जो फाइनल वैल्यू करंट है और ये वोल्टेज तो वही है, वोल्टेज सप्लाई, तो यहाँ से हम लोग R2 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो इनिशियल टेम्परेचर है ये हमें T1 दिया हुआ है, ठीक है, और T2 हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा हमें दिया हुआ है। तो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, T2 फाइंड करना है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, एक बार इसको आप ध्यान सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया, तो मैंने वोल्टेज भी लिखा, सिर्फ V नहीं, इनिशियल करंट लिखा, सिर्फ I1 नहीं, सब लिखना है, क्या सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब उसके बाद स्टेडी टेम्परेचर T2 निकालना है। तो सबसे पहले R1 R2, क्योंकि फॉर्मूला में R1 R2 चाहिए, तो फॉर I1 के लिए R1 इतना हो जाएगा और R2 हमारे पास इतना हो जाएगा। अब हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं, कट कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, इसको भी आप कट कर सकते थे। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 867 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस में रहता है, पर जितना हो सके आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 2 है। तो मैं जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जैसे सीरियल वाइज नहीं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, जो वीडियो में हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2026 में 2 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से ही। एक हीटिंग एलिमेंट है, उसमें जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, पिछला बार 230 वोल्ट था। शुरू में वो 2.9 एम्पियर ले रहा है और कुछ समय बाद वो 2.5 एम्पियर ले रहा है। फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इतना। देखिए एनसीईआरटी का ही सिमिलर क्वेश्चंस दिया गया, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी केमिस्ट्री की है, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हमें बनाना है, पर फिर भी हमें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, तो आपको एक एक पेज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास क्या है, जैसे ही हमें दिखा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है, चैप्टर 3 का वो फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, ठीक है। पर उसके लिए R1 R2 चाहिए ना, R1 एंड R2 है, ठीक है। रो 1 रो 2 भी नहीं है, तो R1 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इनिशियली क्या करंट था ये, और वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1। ये वोल्टेज है, हमारे पास फाइनल करंट है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R2। फिर यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T1, T2 तो हमें निकालना ही है, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब शुरू करते हैं। आप चाहें तो एक बार इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए वोल्टेज है, ठीक है, तो हम लोग यूनिट नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मार्किंग स्कीम में लिखा भी, अगर एंड में यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इनिशियल करंट, फाइनल करंट, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट और स्टडी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंबल भी हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। 2 मार्क्स का ही है, तो टाइम के अनुसार स्टेप्स हम लोग छोटी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर 2 मार्क्स का है तो आप गिवन, टू फाइंड और हर एक चीज़ नहीं भी बताए तो ठीक है, पर मान लीजिए 3 या 5 मार्क्स का होता, 4 मार्क्स का होता, तो आपको बताना पड़ता। अगर 1 मार्क्स का होता तो फिर आपको सिर्फ ऑप्शन में सर्कल करना है, तो वो तो आप कैसे तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट में। अब यहाँ देखिए यूजिंग ओम्स लॉ आप बता सकते हैं, ओम्स लॉ से हमने R1 निकाला। अलग अलग तरीका, जैसे पिछली बार मैंने फॉर I1 लिख के R1 निकाला था, यहाँ ओम्स लॉ लिख के। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया, इसको सॉल्व नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और आगे जाके ये मेन इक्वेशन में फिट होने वाला है, तो वहाँ पर शायद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो, ज़्यादा आसान हो सके, क्योंकि लास्ट में तो सॉल्व करनी है, तो लास्ट में ही सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन में छोड़ना ज़्यादा सही रहता है। उसी तरह हमने R2 कैलकुलेट किया, तो उसको ही मैंने फ्रैक्शन में यहाँ पर लीव कर दिया है। फिर यहाँ पर बस हम लोग 2/2 लिख दिया, एक बार यहाँ तक हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने लिखा है। फॉर्मूला में हाफ मार्क्स और हमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें बस कैलकुलेट करना है। फिर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको रफ कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर पहले T2 - T1 निकाल लिया। आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते थे, जैसे आपको करना है, बाकी आंसर सेम आता। अब यहाँ से सिर्फ मैथ्स का कैलकुलेशन है, कैसे आप कैलकुलेशन करेगा, अरिथमेटिक है। तो यहाँ पर हमारे पास T2 की वैल्यू लगभग, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं जब हमारे पास डेसिमल्स आते हैं, या फिर डेसिमल लिख के राउंड ऑफ करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करते हैं, पूरा होल नंबर बना देते हैं। अगर डेसिमल्स 0.9 या 0.01 ऐसे करके आ रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया T2, ये गिवन से लिख लिया। तो रफ में कैलकुलेट करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं 2027 में। और अगली वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह अपने CBSE क्लास 12 फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे।